जय हिंद दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। आज चौथा क्लास होगा, क्लास 4। और घटना चक्र है ये। घटना चक्र की जो न्यू बुक आई है 2026 वाली, उसी को पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी। तो हम लोग आज जो है क्लास 4 करेंगे। क्लास 3 जो है, क्लास 3 तक जो है हो चुका है, प्ले लिस्ट में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ ज्योग्राफी का भी 6 क्लास हो चुका है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हिस्ट्री का भी 6 क्लास हो चुका है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। संविधान में अनुच्छेद पढ़ेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। नोट्स देखेंगे। नोट्स, भारतीय संविधान में वर्तमान में 31 जनवरी 2026 की स्थिति के अनुसार गणना की दृष्टि से 471 यानी कि आर्टिकल है। यानी कि भारतीय संविधान में वर्तमान में 31 जनवरी 2026 तक की बात की जा रही है। तो उसके अनुसार जो है गणना की दृष्टि से 471 अनुच्छेद है, यानी कि आर्टिकल है। परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद है। परंतु जो है क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद है। तो ध्यान रखना है कि गणना की दृष्टि से 471 अनुच्छेद है। 471 अनुच्छेद है। गणना जब कीजिएगा तो गणना की दृष्टि से 471 है, और क्रमांक की दृष्टि से कितना है तो 395 अभी भी है। तो इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क ख ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। यानी कि तथा सभी अतिरिक्त जो अनुच्छेद है उनको जो है मूल अनुच्छेद जो है उनके साथ क ख ग तथा आदि लगाकर जोड़ा गया है। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। यानी कि गणना की दृष्टि से क्या हुआ कि संविधान के भागों की जो संख्या है वो बढ़कर 25 हो गई है। कितनी हो गई है तो 25। कितनी हो गई है तो 25, आपको याद रखना है 25। यानी कि गणना की दृष्टि से यहाँ पर गणना की दृष्टि से कितना हो गया तो भाग 25 है, यानी कि पार्ट 25 है। और आर्टिकल कितना है तो 471 है। इसको याद रखिए गणना की दृष्टि से, समझ गए। लेकिन क्रमांक की दृष्टि से जब बात कीजिएगा तो भाग कितना है तो 22 भाग है। 22 भाग है और 395 क्या है तो आपके अनुच्छेद हैं, समझ गए, क्रमांक के अनुसार। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक चीज बोल देता हूँ, मतलब बताना जरूरी है आप लोगों से, कि मैं आपको पूरे जीवन फ्री में पढ़ाऊंगा, फ्री में। और मेरा कोई कोर्स नहीं आएगा, यानी कि एप्लीकेशन नहीं आएगा। आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप जो प्ले स्टोर से जाकर ऐप लोड कर लीजिए, लोड करने के बाद लॉगिन कीजिए और उसके बाद से कोर्स कर दीजिए। 90 रुपए में, 99 रुपए में, 50 रुपए में, 100 रुपए में ऐसे कोर्स बेचे जाते हैं। तो वो कोर्स जो है ना, मैं खरीदने की बात नहीं करूंगा आप लोगों से। दूसरी बात, अभी मेरे पास संसाधन नहीं है। मैं बहुत सारे वीडियो में अपने बोल चुका हूँ, तो फिर से बोल रहा हूँ कि संसाधन मेरे पास नहीं है। मैं उंगली से लिखना पड़ता है, फिंगर से। तो मेरे पास संसाधन नहीं है। और दूसरी बात, हो सकता है कि आवाज़ उतनी, बाकी जो लोग पढ़ाते हैं बड़े बड़े जो हैं कोचिंग वाले, तो उनकी आवाज़ में मेरी आवाज़ में थोड़ी सी उतनी अंतर होगी, क्योंकि उनके पास बहुत कॉस्टली माइक होते हैं। मेरे पास तो माइक जो भी है वो 300-400 का माइक है, 3 या 4 करीब है ऐसे ही। वो भी मेरे छोटे भाई ने खरीदा था, तो उसी का इस्तेमाल करता हूँ। तो मेरे पास जो है संसाधन नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। जब मेरे पास संसाधन हो जाएंगे तो मैं आपको एक एक सब्जेक्ट को पूरे विस्तार से पढ़ाऊंगा, यानी कि क्रमबद्ध से। जैसे कि एनसीईआरटी जो होता है, एनसीईआरटी जो है कोई भी टॉपर पूछेगा ना, चाहे यूपीएससी का हो चाहे कोई भी हो, किसी भी स्टेट पीसीएस का टॉपर हो, तो उससे आप जब पूछेंगे तो आपसे ये बात कहेगा कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। तो एनसीईआरटी जो है पढ़ाया गया है यूट्यूब पर, तो उस लेवल का पढ़ाया नहीं गया है, मैंने देख चुका हूँ। और जिस तरह से पढ़ाना चाहिए उस तरह से पढ़ाया नहीं गया है। दूसरी बात, एनसीईआरटी आप कहीं और से कोर्स खरीदेंगे तो जो है आपको करीब करीब 10,000 15,000 ऐसे जो है ना आपको पैसे पेड करने पड़ेंगे। तो मैं जो हूँ आपको जो पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी, वो एकदम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाऊंगा, एकदम क्रमबद्ध तरीके से, समझ गए। क्रमबद्ध तरीके से मतलब साइंटिफिक तरीके से,
जैसे कि विज्ञान किसे कहते हैं, आप पढ़े होंगे साइंस में, विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान किसे कहते हैं, उसका आंसर है कि क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो इसलिए जो है मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाऊंगा। यूट्यूब पर जो लोग पढ़ाते हैं ना, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, कभी किसी और कोचिंग का सेट पढ़ाएंगे, सेट बताएंगे, समझ गए, कभी कुछ और पढ़ाएंगे, कभी कुछ पढ़ाएंगे, कभी कुछ पढ़ाएंगे, कभी कुछ पढ़ाएंगे, कभी कुछ पढ़ाएंगे। तो पढ़ाई ऐसे नहीं होती है, पढ़ाई जो है ऐसे नहीं होती है। पढ़ाई का एक तरीका है, क्रमबद्ध तरीके से है। ऐसा थोड़ा ना है कि आप जन्म लेते ही 10th क्लास में पढ़ने लगे, उसके बाद 9th क्लास में पढ़े, उसके बाद 8 में ऊपर से नीचे आए, या एक 1 क्लास में पढ़े के बस सीधे सिर्फ सीधे 10th क्लास में चले गए, ऐसे तो नहीं हुआ है। क्रमबद्ध तरीके से पढ़े हैं। तो इसलिए जो भी आप तैयारी करते हैं, वो तैयारी जो है आपको तैयारी क्रमबद्ध तरीके से करनी पड़ेगी। और यूट्यूब पर जो भी लोग पढ़ाते हैं वो क्रमबद्ध तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, बस अपना व्यू करने के लिए आ जाते हैं। बाकी साइड में उनका एप्लीकेशन होता है, वो यूट्यूब पे इसलिए पढ़ाते हैं ताकि जो है बच्चे देखे और क्या है कि अट्रैक्टिव हो, आकर्षित हो, और उसके बाद उसके प्ले स्टोर पर जाए, उसका एप्लीकेशन लोड करे, वहां से कोर्स कर दे, वहां से पढ़े। तो क्या होता है कि पूरा जो है क्या होता है कि कोर्स तो बिक गया उसका, उसके बाद वो पूरे मनोयोग से नहीं पढ़ाता है। एक बार पैसे आ जाने के बाद जो है ना, सिलेबस जो है बहुत रेयर में, बहुत ही कम कोचिंग वाले सिलेबस को सही ढंग से पूरा कर पाते हैं। तो इसलिए जो है वो अपना यूट्यूब पर पढ़ाते हैं सिर्फ व्यूज के लिए। और मैं जो यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा पूरा फ्री पढ़ाऊंगा, पूरे जीवन जब तक मेरी सांसें चलेगी, जब तक मेरा जीवन रहेगा, मैं आपको यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाऊंगा और क्रमबद्ध तरीके से। और एनसीईआरटी जो पढ़ाऊंगा वो प्री, मेंस और इंटरव्यू लेवल का पढ़ाऊंगा। और किस तरह से पढ़ाना है ये जो है आप देखेंगे, समझ गए। तो उस समय आप लोग अनुमान लगाकर देखिएगा, देखिएगा, देखने के बाद जो है आपको लगेगा कि हाँ, ये क्रमबद्ध तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से और एक लेवल की पढ़ाई यहाँ पर हो रही है फ्री में। फ्री में होने के कारण बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि प्राचीन काल में शिक्षा जो थी वो फ्री में होती थी, समझ गए। जिसको ज्ञान प्राप्त करना था, जिसको शिक्षा लेना था, फ्री में होती थी। रही बात गुरु जो उस समय थे, तो ऐसा नहीं है कि नहीं लेते थे, जो है ना अपना जो भी होता है वो लेते थे, लेकिन उस समय नहीं लेते थे। जब समय आने पर ही गुरु दक्षिणा लेते थे। गुरु दक्षिणा हमेशा नहीं लेते थे, समय आने पर लेते थे। तो ये सारी चीजें हैं। और आज तो पहले ही गुरु दक्षिणा ले लीजिए, 500 दे दीजिए कोर्स है, या 1,000 या 10,000 या 50,000 या 1,50,000 का कोर्स पहले ले लीजिए, उसके बाद पढ़िए, होगा आपका रिजल्ट तब, ना होगा तब, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसका तो बस कोर्स उसने बेच दिया, क्योंकि यहाँ पर धंधा चल रहा है, यहाँ पर तो मार्केटिंग चल रहा है, यहाँ पर तो बिजनेस चल रहा है। उसके बाद आपकी नौकरी हो ना हो, उससे क्या लेना देना है उसको, किसी भी कोचिंग वालों को कोई मतलब नहीं है। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। मान लीजिए कि अभी जो भी रिजल्ट होता है ना, रिजल्ट हर कोचिंग वाला अपना अपना दिखाता है, मेरे कोचिंग से हुआ है, मेरे कोचिंग से हुआ है। चलिए मान लीजिए कि जो रिजल्ट हुआ है आपके कोचिंग से हुआ है, उसका जो है आप लेना शुरू कर देते हैं, श्रेय लेना शुरू करते हैं। लेकिन जो फेल होता है उसके बारे में बात करते हैं कि हाँ, आपने उतने सारे बच्चों को पढ़ाया, उतने बच्चे जो है आपके यहाँ से नहीं निकले हैं, नहीं हुआ है, उनका श्रेय तो कोई लेता ही नहीं है। कोई भी कोचिंग वाला उसका श्रेय नहीं लेता है, कोई भी। जबकि उससे पैसा भी लिया है, फ्री में तो नहीं पढ़ाता है, पैसा लिया है। उसके बाद भी जिसका रिजल्ट होता है, मेरी कोचिंग से पढ़िए, फोटो लगा देंगे, ये वो दिस डेट लगा देंगे, सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए। जो माता पिता हैं, स्टूडेंट जो भी हैं पढ़ने वाले, उनके माता पिता को बेवकूफ बनाने के लिए, और जो भी स्टूडेंट है उनको मूर्ख बनाने के लिए। सफल हुआ तो क्रेडिट लेते हैं कि मैंने पढ़ाया है, मेरी कोचिंग से पढ़ा है। जो असफल हुआ है उसका कुछ, उसका अच्छी क्यों नहीं लेते हैं, उसका भी श्रेय लेना चाहिए ना। ना उसको फोटो आती है, ना कुछ आता है, कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। एक कोचिंग में कम से कम 1,000 लड़के पढ़ते हैं ना, 1,000 नॉर्मल, मतलब बहुत नॉर्मल बोल रहा हूँ। नहीं तो बड़े बड़े कोचिंग तो आप देख ही रहेंगे कितने पढ़ते हैं। उसमें से कितना लड़कों को होता है, 50 लड़कों का, 10 लड़कों का, 20 लड़कों का। यूपीएससी में तो बहुत सारे कोचिंग है जिसमें मतलब 20-20 हजार, 25-25 हजार लड़के पढ़ते हैं। उसमें से होता कितना, मुश्किल से 1 या 2 का होगा। अब 20,000 लड़के हैं, मान लीजिए 20 लड़के हैं, उसमें से 1 या 2 लड़के का हो रहा है, तो क्या हो रहा है, बाकी लड़कों का हो गया तो अफसरे लेना शुरू कर देते हैं, लगते हैं धंधा अपना शुरू करना, ताकि लड़के आएंगे और कहेंगे हाँ इसके यहाँ से हुआ है।
ये दिखाना चाहिए ना कि मैंने 25,000 या 20,000 लड़कों को पढ़ाया, उसमें से 1 हुआ, 2 हुआ, ये दिखाना चाहिए ना। ये दिखाना शुरू करेंगे तो कोई भी लड़का नहीं जाएगा। अब देखेगा कि 20,000 लड़कों को पढ़ाया, उसमें से 1 लड़के को हुआ, तो मैं भी जाऊँगा, तो 20,000 लड़के होंगे, तो उसमें से 1 निकलेगा, समझ गए? तो इसलिए जो है ना पूरा का पूरा धंधा, पूरा बिज़नेस है। और आजकल टीचर, पहले गुरु होते थे, 90 के दशक में टीचर हुए, और आजकल जो जो भी है वो टीचर है ही नहीं। धंधेबाज है, धंधा करना है, सपने बेचना है, मूर्ख बनाना है और कुछ नहीं, समझ गए? इसलिए जो है मैं फ्री में पढ़ाऊँगा। और एक और कारण है कि स्टूडेंट के पास जो भी पैसा होता है उसके माँ-बाप का होता है। ऐसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूँ जो पढ़ना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे। वो कोशिश शुरू किए भी, मतलब शुरुआत किए भी, लेकिन अचानक क्या होता है, 1 साल 2 साल आप पढ़े हो, अचानक आपके फैमिली में जो मतलब कमाने वाला जो व्यक्ति है, उसको कुछ हो गया, मतलब प्रॉब्लम आ गई, कुछ हो गया आपके परिवार में। आपके परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन जो है मतलब खराब होने शुरू हो गई, तो क्या होता है कि उसके बाद ज़िम्मेदारी आप पर आ जाती है। तो क्या होता है कि उस कंडीशन में आप पढ़िएगा, तैयारी कीजिएगा, अपने परिवार को देखिएगा। तो उस कारण से है ना वो स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ देते हैं। उसके बाद से काम करना शुरू करते हैं, 10,000 12,000 15,000 की जॉब शुरू करते हैं। तो इसलिए मैं फ्री में पढ़ाना मेरा ध्येय इसलिए है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ अगर कोई लड़का तैयारी करता है तो उसका पैसा लगे। दूसरा बात है कि 5 साल तक तैयारी किया तो करीब-करीब मान लीजिए शहर में रहता है, लाइब्रेरी, उसके बाद रूम रेंट, तो पता नहीं फॉर्म भरना, खाना-पीना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। करीब-करीब 8 से 7 से 8,000 लग जाएगा उसका। आज के समय में 7,000 मिनिमम, समझ गए? तो मान लीजिए कि 1,00,000, 12 बटे 96, 4,000 तो इधर-उधर डिडक्ट, मतलब तबीयत खराब हुआ, घर आइएगा, जाइएगा, कपड़े-उपड़े सब, मतलब त्योहार पर्व ये सब हो जाता है एक्स्ट्रा। कभी-कभी मतलब आपका जन्मदिन हो गया शहरों में तो ये सारी चीज़ें होती हैं। किसी दिन खाने का मन किया या कुछ भी, 1,00,000 1 साल में आपने 1,00,000 यानी 5 साल तैयारी किया, 5,00,000 गया। और इस क्रम में आपका क्या हुआ, नौकरी नहीं हुआ। नौकरी जो है मेहनत और किस्मत दोनों पर निर्भर करती है। मेहनत और किस्मत दोनों पर नौकरी निर्भर करती है, समझ गए? तो ऐसा नहीं है कि मेहनत करने वाले लोग नहीं हैं। मेहनत तो गधा भी करता है, तो क्या वो राजा बन जाता है? ये गधा ही रहता है। तो यही कारण है कि मेहनत और किस्मत दोनों है तब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। मेहनत अब करना है, किस्मत में नहीं है तो भूल जाइए। बहुत सारे लोग पढ़ने वाले हैं, एक से एक लोग पढ़ने वाले हैं, कमी नहीं है पढ़ने वाले लोगों की, मेहनत करने वाले लोगों की। यही सारी चीज़ें हैं। अब बहुत सारे लोग क्रिकेट आज के समय में खेल रहे हैं, क्या कम मेहनत करते हैं? लेकिन वैभव सूर्यवंशी को देखिए, सचिन को देखिए, कम ही उम्र में ही, तो ये किस्मत लेकर आते हैं ये लोग, समझ गए? तो किस्मत, बहुत सारे लोग ये 40 साल तक, 40-40 साल तक मतलब संघर्ष कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, दिन-रात किए हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। वही 20 साल, 18 साल, 19 साल में लड़का आया, बस नाम कर दिया, फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया, पैसे कमाने लगा, समझ गए? बहुत सारे लोग 20-20 हज़ार में, 40 साल के हो गए, 20 हज़ार में निपट रहे हैं। 18-19 साल का लड़का करोड़ों कमा दे रहा है। तो ये सब किस्मत की बात है। तो मेहनत और किस्मत दोनों का होना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है? और किस्मत में क्या है, मिलेगा नहीं मिलेगा इसे किसी को नहीं पता है। ये कर्म भूमि है, यहाँ पर कर्म करना है, ठीक है? मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी चिंता, और इसका जो है ना ये आपके अधिकार में नहीं है, किसी के भी अधिकार में नहीं है। अधिकार में होता तो हर कोई प्रधानमंत्री ही बन जाता, समझ गए? यही कारण है कि मेहनत आपके हाथों में है, आपकी होगी नहीं होगी कोई गारंटी नहीं। इसलिए 5 साल में आपने 5 लाख गँवा दिया, अगर मान लीजिए उसी क्रम में किसी आपके फैमिली का कुछ हो जाता है तो क्या कीजिएगा? ज़िम्मेदारी आप पर आ गई तो क्या कीजिएगा? तैयारी कीजिएगा कि अपने परिवार को देखिएगा, परिवार फर्स्ट, परिवार को देखिएगा। इस क्रम में क्या होगा कि 10,000 12,000 काम करना शुरू कीजिएगा, 15,000 पर। आपके पास स्किल भी नहीं है, और इंडिया में खासकर जो है ना, बस 12 पास करो, ग्रेजुएशन करो, बीए करो चाहे बीएससी करो, उसके बाद से तैयारी करना करना शुरू करो, स्किल है ही नहीं। हम लोग जो है 22 साल 23 साल तक लोग पढ़ते हैं, समझ गए? स्किल कितना होता है? स्किल होता ही नहीं है। स्किल की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे देश में। पंखा खराब हुआ, लेके जाएँगे मिस्त्री के पास। कूलर खराब हुआ मिस्त्री के पास, एसी खराब हुआ मिस्त्री के पास, आपका फ्रिज खराब हुआ मिस्त्री के पास, आपके घर में वायरिंग करना है मिस्त्री के पास, आपका कार खराब हुआ, आपका बाइक खराब हुआ, आपका साइकिल खराब हुआ, कुछ भी खराब है मिस्त्री के पास। स्किल है कितने लोगों के पास? डिग्री 10th का है, 12 का है, बीए या बीएससी कर लिए हैं, चाहे आईटीआई किए हैं, आईटीआई भी किए हैं, सिर्फ डिग्री लोग रहे हैं, डिग्री। स्किल कितने लोगों के पास है? हमारे देश में स्किल की बहुत ज़्यादा कमी है, समझ गए? सिर्फ डिग्री है।
और तैयारी करते हैं, नौकरी हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ बस जय श्री राम। नहीं हुआ तो क्या कीजिएगा, स्किल तो है ही नहीं। स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और कोई भी कंपनी में आप जाइएगा तो वहाँ पर स्किल दिखेगा, स्किल तो है ही नहीं, सिर्फ डिग्री है। वो तो बिजनेस किया है फायदे के लिए, वो आपको थोड़ा ना सिखाएगा बैठकर। तो इसलिए तो वही क्या होता है, 10,000 12,000 में काम करना शुरू करना पड़ता है। और धीरे 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 आप सीखिएगा, स्किल होगा तब जाकर आपका धीरे धीरे पैसा बनना शुरू होता है। तो यही कारण है कि स्किल बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम लोग स्किल नहीं, सिर्फ डिग्री के पीछे भागते हैं हम इंडियन लोग। तो यही कारण है कि स्किल के पीछे जाइए। तो चलिए हम लोग, तो फ्री में पढ़ाने के कारण यही है कि मैं नहीं चाहता हूँ किसी स्टूडेंट का एक भी रुपया खर्च हो। उसका 5 साल अगर तैयारी करता है, नहीं भी हुआ तो उसका पैसा बचेगा, करीब करीब 5 लाख बचेगा ना। मान लीजिए उस वक्त उसके परिवार में कुछ हो जाता है, तो 5 लाख जो बचाएगा उससे अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकता है, छोटा मोटा बिजनेस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो पैसा उसके काम आएगा, उसके फैमिली के काम आएगा। तो इसलिए मैं फ्री में पढ़ाना चाहता हूँ और फ्री में पढ़ाऊंगा। तो ये चैनल आप लोगों का है, और मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई गुरु हूँ, ना ही मुझे कोई बनने का शौक है। मैं आप सभी को अपना दोस्त समझता हूँ, दोस्त। समझ गए, एक दोस्त नहीं होता है, चलना यार तेरे पास पैसे है देना यार, अरे ये बात है वो बात है, वैसे। तो मुझे दोस्त बनने में ज़्यादा अच्छा लगता है। और दूसरी बात, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। मैं इसलिए बनता हूँ क्योंकि मुझे जो आप लोगों से सीखना है, मुझे भी आप लोगों के पास जानकारी होगी, बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानते होंगे जो मैं नहीं जानता हूँ, वो मैं आपसे सीखूंगा आगे चलकर। क्योंकि अभी तो आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं, आगे आने वाले समय में आप मुझे जब देखेंगे, संसाधन होगा उस समय देखेंगे, तो उससे कमेंट करेंगे, तो उससे कमेंट में जो भी होगा उससे मैं आप लोगों से सीखूंगा, आप लोग मुझसे सीखेंगे, एक दूसरे का नॉलेज से शेयर होगा। समझ गए, क्योंकि मैं ज्ञानी वानी नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा तो या 30 मार खा नहीं हूँ। नहीं होता है कि मैं बहुत जानता हूँ, मैं मुझे बहुत कुछ आता है, भाई मुझे कुछ नहीं आता है। मैं पूरी दुनिया से सीखना चाहता हूँ, हर किसी से सीखना चाहता हूँ, जो भी सीखने को मिल जाए। कि कुछ भी जो है ना खराब नहीं होता है, हर चीज़ सीखने के लिए होता है, बस निर्भर करता है कि आप इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। जैसे एक नहीं होता, ऐसे आता है कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप। विज्ञान जो है ना वरदान है या अभिशाप, ये ऐसे समझ गए, ऐसे लिखने के आता है। समझ गए, तो उसमें जो समझदार वो लिखता है कि विज्ञान जो है वरदान है। बस वो निर्भर करता है ना आपके मतलब प्रयोग करने पर। अब बहुत सारे जो यूरेनियम है उसका इस्तेमाल करते हैं रिएक्टरों में, परमाणु भट्टी में, जहाँ से बिजली पैदा होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और बहुत सारे लोग यूरेनियम का इस्तेमाल करेंगे परमाणु बम बनाने में, आधा को उड़ाने के चक्कर में। समझ गए, बहुत सारे लोग जो है बंदूक का इस्तेमाल करेंगे आत्मरक्षा करने में। और बहुत सारे लोग बस ले लो, उड़ाते रहो, मारते रहो, मर्डर करो, दूसरों पर धौंस दिखाओ, दूसरों को सताओ, दूसरों को डराओ, दूसरों को बंदूक दिलाकर उसके पैसे लूटो, उसके गहने लूटो। तो यही चीज़ है कि आप पर निर्भर करता है कि आप किस सोच के साथ उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर सही सोच के साथ इस्तेमाल कीजिएगा तो वरदान होगा, नहीं तो गलत कीजिएगा तो वो तो अभिशाप हो ही जाएगा। तो यही कारण है। तो चलिए, तो नॉलेज जो है सीखने को मैं आप लोगों को सीखूंगा, आप लोग को पास जो आप लोग नहीं जानते हो वो मुझसे सीखेंगे। तो चलिए हम लोग, बहुत सारी बातें हो गई। मेरे बताने का मकसद यही था कि मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, क्यों पढ़ाना चाहता हूँ, किस लिए पढ़ाना चाहता हूँ, और मैं पूरे जीवन फ्री में पढ़ाऊंगा, पूरे जीवन। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब। संविधान का मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान का जो मतलब मूल पाठ है ना, उसमें जो है 22 भाग है, 22 भाग, 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां थी। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े या प्रतिस्थापित किए गए। संशोधनों के द्वारा जो है कुछ नए अनुच्छेद जो है जोड़े या प्रतिस्थापित किए गए, यानी कि संशोधन किया गया तो कुछ नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया और कुछ को जो है ना हटा दिया गया, और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए और प्रतिस्थापित किए गए, यानी कि उसके जगह पर
मतलब प्रतिस्थापित मतलब क्या होता है, कोई चीज है उसके जगह पर कोई नई चीजें आना है, और कुछ अनुच्छेद को पूरी तरह से यह निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई, नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। यानी उनकी संख्या जो है 8 से बढ़कर 12 हो गई। यानी कि पहले कितनी थी, 8 थी, अब हो गई है मतलब अब जो है बढ़कर 12 हो गई है। विधानतः नए राज्य को शामिल करना, विधानतः जो है नए राज्य को शामिल करना, अनुच्छेद 2 यानी कि अनुच्छेद 2 के द्वारा जो है जब पढ़िएगा आप, तो उसमें जो है विधानतः नए राज्य को शामिल करना। नए राज्यों का गठन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 यानी कि नए राज्य का आप गठन कीजिएगा, उसके बारे में जो है भारतीय संविधान का आर्टिकल यानी अनुच्छेद जब 3 पढ़िएगा ना उसमें दिया गया है। और अनुच्छेद 2 यानी आर्टिकल जब 2 पढ़िएगा तो उसमें जो है नए राज्य को शामिल करने के बारे में है। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता जो है अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समता के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण जो है अनुच्छेद किसमें है, तो 22 में है, 22। अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद जो है 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व। चलिए आगे देखते हैं अब। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 41 में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय दशाएं तथा प्रसूति सहायता जो है अनुच्छेद 42 में दिया गया है। समान नागरिक संहिता यानी समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 में है। शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था जो है अनुच्छेद 45 में वर्णित है। जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो है अनुच्छेद 50 में दिया गया है। यानी कि कार्यपालिका से जो है न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद यानी कि 50 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 जो है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि अनुच्छेद 54 जो है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 75 जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन है। अनुच्छेद 75 जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन है। अनुच्छेद जो है 76 भारत का महान न्यायवादी, अनुच्छेद कितना है 76 भारत का महान न्यायवादी। अनुच्छेद 78 जो है भारत राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 78 जो है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति के विधेयकों पर अनुमति जो है अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 117 के प्रावधान के तहत अनुच्छेद 110 अनुच्छेद 117 के प्रावधान के तहत अनुच्छेद 110 के सप्लज 1 के सप्लज क में जो है उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 119 में जो है संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में जो है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में दिया गया है।
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है अनुच्छेद 148 में दिया गया है। और आपका जो है अनुच्छेद 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद की नियुक्ति, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है तथा राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। अनुच्छेद 215 जो है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 जो है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद जो है 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद जो है 246 संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई विधियों के विषय वस्तु विधायी शक्तियों का वितरण। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों को सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 323 के ए प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा यानी आपातकालीन प्रावधान के बारे में दिया गया है। प्रमुख अनुच्छेद एक दृष्टि में अनुच्छेद 1 जो है फर्स्ट संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 जो है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 जो है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 जो है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 जो है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 14 जो है 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समता का अधिकार। अनुच्छेद 15 जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 जो है धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 16 जो है 16 आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता से संबंधित है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता के अंत यानी कि छुआछूत का अंत के बारे में है, लेकिन छुआछूत अभी खत्म कहाँ हुआ, अभी भी है। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 जो है अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जीवन का अधिकार। यानी अनुच्छेद 21 में जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया, जीवन का अधिकार है। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 जो है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 जो है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 जो है
धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण। अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 जो है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 का क जो है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 क जो है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 जो है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 के ख। अनुच्छेद 43 ख जो है सहकारी समितियों का संवर्धन। सहकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44 जो है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 45 जो है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था। अनुच्छेद 45 जो है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 48 जो है कृषि और पशुपालन का संगठन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 48 का जो है पर्यावरण का संरक्षण है और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण दिया गया है। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि दिया गया है। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य दिया गया है यानी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है आपका मूल कर्तव्य क्या है देश के प्रति उसके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 52 जो है भारत का राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 53 जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 57 जो है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता राष्ट्रपति पद हेतु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 58 जो है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता है। अनुच्छेद 59 जो है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 59 जो है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 66 जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 जो है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृतियों का निर्वहन। अनुच्छेद 72 जो है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 73 जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। अनुच्छेद 75 का सब क्लॉज 1 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 जो है भारत का महान्यायवादी के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 79 यानी 79 संसद का गठन कैसे होगा इसके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 83 का सब क्लॉज 1 राज्यसभा का स्थायी सदन राज्यसभा एक स्थायी सदन है इसके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 84 जो है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 जो है संसद के सत्रावसान और विघटन के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 86 जो है सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार दिया गया है।
अनुच्छेद 87 जो है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण दिया गया। अनुच्छेद 87 जो है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 89 जो है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होगा उसके बारे में दिया गया है। उसके बारे में अनुच्छेद 100 अनुच्छेद 100 यानी 100+1 राज्यसभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष या उनके रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर टाई होने पर। अनुच्छेद 100 का 100+3 सदनों में गणपूर्ति यानी कोरम के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 102 है संसद की सदस्यता के लिए निर्भरताएं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 105 संसद के सदनों के तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्ति या विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 108 जो है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 109 जो है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक की परिभाषा के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 112 जो वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया। अनुच्छेद 113 जो संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 113 में संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया दिया गया। अनुच्छेद 114 जो है विनियोग विधेयक के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 115 जो है अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 116 लेखानुदान प्रत्यय या अनुदान और अपवाद अनुदान। अनुच्छेद 117 जो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध दिया गया। अनुच्छेद 122 जो है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 जो है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 124 जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 129 जो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना इसके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 131 जो है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 137 जो है निर्णय या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन रिव्यू के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 143 जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 148 जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 153 जो है राज्यों के राज्यपाल के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 154 जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी इसके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 156 जो है राज्यपाल की पदावधि के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 157 जो है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताओं के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 158 जो है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 161 जो है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति दिया गया है। अनुच्छेद 162 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 163 जो है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी इसके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 164 का 100+1 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे इसके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 165 जो है राज्य का महाधिवक्ता के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 169 जो है राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 174 जो है राज्य के विधानमंडल में मंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन के बारे में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 175 जो है सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 176 जो है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण दिया गया है। अनुच्छेद 178 जो है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में दिया गया है। ये बहुत बड़ा मतलब समझिए कि चैप्टर है। अनुच्छेद 182 जो है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 191 जो है विधानमंडल की सदस्यता के लिए निर्भरताएं के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 194 जो है विधानमंडल के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां विशेषाधिकार और मुक्तियां के बारे में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 200
राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना है। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 जो है विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल के आदेश जारी करने की शक्ति के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 214 जो है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 215 जो है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 216 जो है उच्च न्यायालयों का गठन के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 217 जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 219 जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 226 जो है उच्च न्यायालय के कुछ रिट है यानी रिट्स निकालने की शक्ति के बारे में दिया गया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अनुच्छेद 231 जो है दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्चतम न्यायालय की स्थापना इसके बारे में दिया गया है यानी दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्चतम उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 क जो है ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 ख पंचायतों का गठन। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 243 के ग पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 घ पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 झ पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 ट पंचायतों के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 ख नगरपालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243 9 नगरपालिकाओं में स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 य क नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 य घ जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 246 संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु संघ सूची राज्य सूची और सोमवती सूची के विषयों पर विधि बनाने की शक्ति के बारे में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 246 के क माल और सेवा कर जीएसटी के संबंध में विशेष उपबंध विधियां बनाने की शक्ति के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघ के अधीन। अनुच्छेद 243 य अनुच्छेद जो है 243 य सहकारी सोसाइटियों का निगमन। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 250 आपात की उद्घोषणा के परिवर्तन में होने पर राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए विधान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। अनुच्छेद 263 जो है अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 267 भारत और राज्यों की आकस्मिकता निधि यानी कॉन्टिजेंसी फंड। अनुच्छेद 279 का माल और सेवा कर परिषद जीएसटी काउंसिल। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन। अनुच्छेद 300 वाद और कार्यवाहियां। अनुच्छेद 300 क विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। अनुच्छेद 323 का अन्य विषयों के लिए अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों के अभ्यस्त मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 330 के क लोकसभा में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 332 के कहा राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी। अनुच्छेद 334 स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कतिपय अवधि के पश्चात न रहना। अनुच्छेद 334 से कहा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रभावी होना 106वें संविधान संशोधन के प्रारंभ के बाद की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़ों को के प्रकाशित होने के पश्चात किए जाने वाले परिसीमन के बाद। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 ख पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में है। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों के दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। ये जो ज्यादा कलरफुल जो है ना, ज्यादा कलर है, ब्लैक है, ज्यादा ब्लैक है, ये महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 343 का सब क्लॉज 1। अनुच्छेद 343 का सब क्लॉज 1 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अनुच्छेद 350 के कहा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 के ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावित करने में असफलता का प्रभाव। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। ये देख रहे हैं ज्यादा ब्लैक कलर से है वो महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध अब प्रवर्तन में नहीं है, यानी ये खत्म। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 371 जो है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 का कहा नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 ख जो है असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। ये देखिए अनुच्छेद 371 के ग मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 घ आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 के अंग आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। अनुच्छेद 371 च सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध।
अनुच्छेद 371 छ मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 371 ज अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 झ गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 ज्ञ कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 393 संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान। अनुच्छेद 394 का संविधान का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न को सब देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। पहला सवाल देखिए, ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और इसको सुनिएगा, देखिएगा। भारतीय संविधान में है क्या? तो 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। 350 जो है नहीं है, 500 नहीं है, 300 नहीं है, ठीक है, 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। प्रश्नगत विकल्पों में भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या 471 31 जनवरी 2026 की स्थिति के अनुसार पहुंच गई है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं तथा सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क ख ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और जो है और 8 अनुसूचियां थी। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई और उनकी क्रमांक अनुसार संख्या भी 8 से बढ़ाकर 12 हो गई। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर सवाल, वर्तमान में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां है? तो इसमें जो है वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां है? तो इसका जो है गणना के दृष्टि से तो आपका अभी जो वर्तमान में 471 है। तो 2003 में पूछा है सवाल, तो उसके अनुसार ये ऑप्शन दिया गया है। तो अभी जो है, अभी वर्तमान में, अभी जो फिलहाल 2026 चल रहा है, इसके अनुसार गणना की दृष्टि से 471 है, 471 और 25 भाग है। और जो क्रमांक के अनुसार कितने हैं? तो 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है क्रमांक के अनुसार मूल संविधान में। तो यहाँ पर उस समय के अनुसार 2003 में सवाल पूछा गया है, तो उसके अनुसार जो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो आंसर सही नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को यहीं पर रहने दीजिए, नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचित थे? मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचित थे? तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थे। तो राइट आंसर ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में शामिल है, भारतीय संविधान में शामिल है, तो शामिल है कब की बात कर रहा है भाई? सवाल अगर वर्तमान करेगा तो 471 हो जाएगा, समझ गए, और 25 भाग हो जाएगा। तो अगर वर्तमान नहीं है तो राइट आंसर तो 395 यानी मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां है मूल संविधान में। लेकिन ये वर्तमान ऑप्शन सी और डी देखना पड़ेगा क्या दे रहा है, समझ गए। लेकिन राइट आंसर ऐसे मूल संविधान पूछा होता तो राइट आंसर तो ए हो जाता, लेकिन मूल संविधान नहीं पूछा है, भारतीय संविधान में शामिल है। तो भारतीय संविधान में तो उस समय के अनुसार तो राइट आंसर ही है। लेकिन अभी देखते हैं ऑप्शन सी और डी देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन बी तो होगा ही नहीं, सी और डी भी देखते हैं। ऑप्शन पूरा देखना जरूरी है। तो 372 नहीं है, ये तो नहीं, राइट आंसर ये सही है, ये सब तो है ही नहीं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, छोटा नहीं किया जाएगा तो ये समझ में नहीं आएगा या मिलान नहीं कर पाइएगा। 6 नंबर सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2, नए राज्यों का गठन, बी नागरिकता, सी मौलिक अधिकार, डी प्रशासनिक अधिकारण की स्थापना। भारतीय संविधान का भाग 2, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 323A, भारतीय संविधान का भाग 3। तो इसको जो है थोड़ा सा कलरफुल करना जरूरी है ताकि समझ में आ जाए।
तो नए राज्यों का गठन जो है आपका ये दिया गया है इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में दिया गया गठन। फिर से कलर हम लोग चेंज करते हैं। और नागरिकता जो है, नागरिकता आपका दिया है भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता है, भाग 2 में मौलिक अधिकार के बारे में है। अब उसको बाद कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मौलिक अधिकार जो दिया गया है, मौलिक अधिकार ये आपका दिया गया है भारतीय संविधान का भाग 3 में दिया गया है मौलिक अधिकार। और आपका जो है डी नंबर जो है प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना जो है डी का 3 हो जाएगा और सी का 4 हो जाएगा। इस तरह से ए का 2 बी का 1, ए का 2 किसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो राइट आंसर ए में है, तो ए होगा। ए का 2 बी का 1 सी का 4 और डी का 3, तो राइट आंसर ए आपका सही है। 2015 में सवाल पूछा गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सही सुमेलित इस क्रम इस प्रकार है। यानी कि सूची 1 का सूची 2 से सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है। किस प्रकार है? तो नए राज्यों का गठन जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में है, नागरिकता भारतीय संविधान का भाग 2 में है, मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान का भाग 3 में है, प्रशासनिक अधिकरण का स्थापना जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए में दिया गया है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं। 7 नंबर, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राइट आंसर ए, अनुच्छेद 117 के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 के सब क्लॉज 1 के उपखंड क से च में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पूरा स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पूर्व स्थापित नहीं किया जाएगा। 8 नंबर सवाल देखिए, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त विधेयकों के बारे में। तो राइट आंसर ए, राइट आंसर बी, सॉरी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, राइट आंसर ए, राइट आंसर बी हम बोल रहे हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर भी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो राइट आंसर ए होगा, ऑप्शन ए। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध जो है अनुच्छेद 117 में दिया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने के राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। चलिए अगला देखते हैं। 9 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर सी, अनुच्छेद 312 में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग सवाल। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान का अनुच्छेद सुमेलित है? राइट आंसर बी, भारत का निर्वाचन आयोग 324 सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। समझ गए? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में उल्लिखित है, जबकि अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और
अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर डी, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण यानी सही सुमेलित नहीं है, यानी कि सही नहीं है, तो राइट आंसर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में तथा समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो है अनुच्छेद कितने में? 48 में नहीं, बल्कि अनुच्छेद 50 में है। 48 में नहीं है, ठीक है, 50 में है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन से, अनुच्छेद 48 जो है कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो 12 नंबर देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2, संविधान का अनुच्छेद और विषय। तो इसमें जो है अनुच्छेद 124 जो है आपका हो जाएगा किससे है? तो संघीय न्यायपालिका से। अनुच्छेद 5 जो है आपका नागरिकता से है। अनुच्छेद जो है आपका 352 आकस्मिक प्रावधान से। अनुच्छेद 245 जो है विधायी शक्तियों का वितरण से है। सही उत्तर का चयन करना है तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 यानी पूरा एकदम सही से है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रावधान के समय नागरिकता। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, विधायी शक्तियों का वितरण। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा, आपातकालीन प्रावधान। ज्ञाता भाई के प्रश्न के हिंदी संस्करण में आकस्मिक प्रावधान लिखा है जो कि गलत है, इसके स्थान पर आपातकालीन होना चाहिए था। अंग्रेजी के इमरजेंसी का सही अनुवाद आपातकालीन होगा, जबकि आकस्मिकता के लिए संविधान में अंग्रेजी शब्द कंटीजेंसी है, कंटीजेंसी का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर इसको छोटा कर लिया जाए ताकि समझ में आएगा अच्छे से। 13 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। तो आपका अनुच्छेद 14 जो है किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 जो है आपका सही है, अनुच्छेद 14 ये संबंधित है आपका ए का, किससे संबंधित है? ए का हो जाएगा समानता का अधिकार से। अनुच्छेद 36 जो है, अनुच्छेद 36 जो हो जाएगा आपका बी का 4 नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया। अनुच्छेद 74 जो है आपका हो जाएगा मंत्री परिषद से, और अनुच्छेद 368 हो जाएगा संविधान के संशोधन से। तो इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। तो इसमें ए का 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ए का 3 राइट आंसर डी है। ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 राइट आंसर डी आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान का अनुच्छेद 14 जो है समानता या समता के अधिकार। अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद तथा अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर देखते हैं। सवाल 14, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए अपना सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। तो चलिए सूची 1 और सूची 2 मिलाते हैं। तो विधानतः नए राज्य को शामिल करना, तो शामिल करना किस में हो जाएगा? तो 2 में हो जाएगा। समता का अधिकार किस में हो जाएगा? तो आपका ये हो जाएगा 1 में हो जाएगा।
गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण जो हो जाएगा आपका सी का हो जाएगा। सी का किस में हो जाएगा? तो सी का आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, अनुच्छेद 22। डी नंबर, राष्ट्रपति के विधेयक को अनुमति देने का अधिकार डी का हो जाएगा। डी का हो जाएगा 3। डी का हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ए का 2, बी का ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। सी का 4, डी का 3। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। बी फॉर बॉल, यानी कि ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलन इस प्रकार है, सूची 1 और सूची 2। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार जो है अनुच्छेद 111 में है। सवाल नंबर 15 देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। तो इसको हम लोग देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद अंतर वस्तु। तो इसको जो है, तो अनुच्छेद 54 जो है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 जो है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 164 जो है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका सभी एक ही क्रम में है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, बी का 4। तो देखिए आंसर यहाँ पर ऑप्शन में मिलान करने वाला दिया होगा, तो राइट आंसर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 में, 2 में, 5 में, 11 में सवाल पूछा गया था। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 16 नंबर सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। अनुच्छेद प्रावधान। अनुच्छेद 61 जो है आपका संबंधित है। अनुच्छेद 61 जो है मिलान करना है, तो अनुच्छेद किससे संबंधित है? अनुच्छेद 61 तो राष्ट्रपति पर महाभियोग से। और आपका जो है अब अनुच्छेद 67 का ख जो है संबंधित है, तो ये संबंधित है उपराष्ट्रपति को हटाना। सी नंबर देखिए, अनुच्छेद 94 जो है सी का 4 हो जाएगा, स्पीकर को हटाने से है। अनुच्छेद 90 जो है डी का हो जाएगा, सॉरी डी का, तो डी का हो जाएगा 1। यही बचा एक, राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से। इस तरह से देखिए, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 67 के ख उपराष्ट्रपति को हटाना, अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना, अनुच्छेद 90 जो है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सही सुमेलन इस प्रकार, सूची 1, सूची 2। अनुच्छेद प्रावधान। अनुच्छेद 61 जो राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 का ख उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 जो स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 जो है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सत्रह नंबर सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें मिलान करना है। तो ए का हो जाएगा आपका निर्वाचन से संबंधित है। बी का हो जाएगा अनुच्छेद 315 जो है आपका संबंधित है। बी का हो लोक सेवा आयोग से है। सी का हो 280 का हो जाएगा। सी का 2 से वित्त आयोग से है। डी हो जाएगा अनुच्छेद 338 हो जाएगा। डी का 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर इस तरह से हो जाएगा आपका ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलन इस प्रकार है, सूची 1, सूची 2। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 18 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। अनुच्छेद 323 का, इसको जो है थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए।
तो अनुच्छेद 323 ए जो है आपका संबंधित है किससे? तो अनुच्छेद 323 ए जो है संबंधित है आपका, तो आपका संबंधित है प्रशासनिक अधिकरण से है। अनुच्छेद 324 जो है आपका संबंधित है निर्वाचन से। अनुच्छेद 330 संबंधित है सी नंबर आपका संबंधित है तो अनुसूचित बी नंबर 4 नंबर लोकसभा का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण से। अनुच्छेद 320 जो है लोक सेवा आयोग के कार्य से संबंधित है। इस अनुसार जो है ए का 2 बी का 1, ए का 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ए का 2 बी का 1 इसमें भी नहीं है, ए का 2 बी का 1 सी का 4 डी का 3। राइट आंसर सी फॉर कैट, तो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं सही सुमेलित है। सूची 1 सूची 2 अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक अधिकरण, अनुच्छेद 324 निर्वाचन से, अनुच्छेद 330 जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, अनुच्छेद 320 जो है लोक सेवा आयोगों के कार्य से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 सूची 2। चलिए तो देखते हैं भारत की संचित निधि। तो आपका भारत की संचित निधि जो है आपका अनुच्छेद 226 में, अनुच्छेद 226 में वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग बी नंबर वित्त आयोग है आपका 3 नंबर 280 में। वित्तीय आपातकाल जो है सी का 2 है अनुच्छेद 360 में। डी नंबर भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है डी का हो जाएगा आपका, डी का हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस अनुसार से ए का 1 बी का 3 ए का 1 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ए का 1 बी का 3 और सी का 2 डी का 4। राइट आंसर आपका सही है। ए का 1 बी का 3, ए का 1 बी का 3 सी का 2 दिया है, सही है, डी का 4 सही है। सही सुमेलन इस प्रकार सूची 1 सूची 2 भारत और राज्यों को सूचित, भारत और राज्यों की संचित निधियां अनुच्छेद 266, यानी कि भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे अनुच्छेद 266, वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 348। बीस नंबर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो आपका जो है संवैधानिक संशोधन जो है ये हो जाएगा अनुच्छेद 368, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। और आपका हो जाएगा वित्त आयोग हो जाएगा, वित्त आयोग क्या होगा 3 हो जाएगा अनुच्छेद 280। वित्तीय आपातकाल जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, सी का 1। और अखिल भारतीय सेवाएं जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ए का 3 नहीं, ए का 4, ए का 4 ना है, ए का 4 बी का 3 सी का 1 डी का 2। तो ए का 4 किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बी का 3 इसमें है और सी का 1 और डी का 2। राइट आंसर बी फॉर बॉय। सूची 1 सूची 2 संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 352। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। फिर से मिलान करने वाला बहुत ज्यादा दिया गया है। अनुच्छेद 21 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 संस्थान अनुच्छेद, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ए का हो जाएगा 3 हो जाएगा अनुच्छेद 148। वित्त आयोग जो है बी का हो जाएगा, बी का हो जाएगा 2 अनुच्छेद 280। प्रशासनिक अधिकरण हो जाएगा सी का
4 हो जाएगा, अनुच्छेद 323 ए। संघ लोक सेवा आयोग हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। तो ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए का 3 किसमें है? तो 2 में है, इसमें नहीं है, ए और बी में है। बी का 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो राइट आंसर ए होगा। ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। राइट आंसर ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूची 1, सूची 2 संस्थान अनुच्छेद। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148। वित्त आयोग अनुच्छेद 280। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 ए। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में दिया गया है। अगला देखते हैं 22 नंबर सवाल। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया है, जो यार सवाल 20 में पूछा गया है। तो अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद जो है इसमें सही सुमेलित नहीं पूछ रहे, यानी गलत पूछ रहा है। वित्त आयोग 280 ये भी सही है। प्रशासनिक जो है न्यायाधिकरण 323 ए ये भी सही है। और संघ लोक सेवा ये सभी के सभी सही है। और यहाँ पर कह रहा है कि सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है, इसमें कोई गलत है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया है। प्रश्नगत सभी विकल्प सही सम्मिलित है। सम्मेलन इस प्रकार है। अंतर्राज्य परिषद अनुच्छेद 263। वित्त आयोग अनुच्छेद 280। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 का। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। नोट देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना था, जो कि त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि सभी सही है। सी माना था। कैसे सी मान लिया था? ये जो है सी वाला यही है। कैसे सी मान लिया था? वहां पर तो सही है। 23 नंबर सवाल देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। अनुच्छेद 26। तो आपका धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 98 जो है आपका हो जाएगा संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 239 जो आएगा संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। तो ए का आपका हो जाएगा 3, बी का 4। ए का 3 किसमें? इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी है। ए का 3, बी का 4 किसमें है? ए का 3 और बी का 4 इसमें है। ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ए का 3। तो ये खत्म हो गया, बी का 4 नहीं है, यहाँ पर 1 है, तो बचा ए सी। ए का 3, बी का 4, सी का क्या है? सी का 2। सी का 2, यहाँ पर सी का 1 है, तो गलत हो गया। राइट आंसर ए। ए फॉर एप्पल। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 40 जो है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों को संगठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 98 के खंड 1 यानी 1 में +1 की 1 की व्यवस्था के अनुसार संसद के दोनों सदनों की अलग अलग सचिवालय होगा। अनुच्छेद 239 के अंतर्गत जो है प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं। 24 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसका सुमेल सही है? निम्नलिखित में किसका सुमेल जो है सही है, यानी कौन सुमेलित सही है? राइट आंसर डी। अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा। ये जो है गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो सही सही है आपका राइट आंसर डी। डी फॉर डे। डे मतलब दिन। अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की उद्घोषणा है। अन्य अनुच्छेदों को सही प्रावधान इस प्रकार है। अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 78 जो है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 192 जो है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 25 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। संविधान का अनुच्छेद प्रावधान। और इसको जो है थोड़ा सा जो है पूरा नहीं दिया गया यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि जो है आप लोगों को समझ में आए।
संविधान का अनुच्छेद प्रावधान 215, 222 और 226, 227। तो देख लीजिए यहाँ पर जो है, यहाँ प्रावधान में किसी न्यायालय का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति, कुछ रिट निकालने के उच्चतम न्यायालय की शक्ति, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय का होना। तो राइट आंसर हो जाएगा ए का जो होगा 4 होगा। ए का जो है ना यहाँ पर 4 कर दीजिएगा, ये वाला हो जाएगा, यानी कि 215 जो है ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ये वाला 4 में। और बी का 1 हो जाएगा, बी जो है बी का 1 हो जाएगा, यानी कि ये जो है ना बी इसमें हो जाएगा। और सी का हो जाएगा 3, सी का 3 सही है। और डी का हो जाएगा 2 हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा, उच्च न्यायालयों की अधीक्षण की शक्ति हो जाएगा इसमें, डी का 2 में। तो राइट आंसर इस तरह से हो जाएगा, ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 215 जो है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने को उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। चलिए अगला देखते हैं 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? राइट आंसर बी, अनुच्छेद 241। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में निम्नलिखित प्रमुख उपबंध है। अनुच्छेद जो है 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है, विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 242 निश्चित। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 27 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1, सूची 2। अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 75 का सब क्लॉज 1, अनुच्छेद 131। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ए का देखिए, ए का हो जाएगा भारत का महान्यायाधिकारी। बी का हो जाएगा, ये हो जाएगा भारत का नियंत्रक आयोग महालेखा परीक्षक। सी का हो जाएगा, ये हो जाएगा केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। डी का हो जाएगा 2 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपका राइट आंसर बी था। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 2 था, सी का 4 था। सी का 4, डी का 2। चलिए सूची 1, सूची 2। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 75 का 1 जो है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में था। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के बारे में। चलिए अब देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। प्रावधान संविधान का अंतर्गत अनुच्छेद संख्या। विधि का प्रमुख समानता, सम्मुख समानता। तो विधि का सम्मुख समानता जो है 14 में हो जाएगा। और आपका जो हो जाएगा कार्य करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 41 हो जाएगा, यानी कि ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। और कार्य करने का सही और मानवीय स्थिति जो हो जाएगा सी का हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका डी का 2 हो जाएगा, डी का 2। तो इस तरह से आपका राइट आंसर बी होगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। राइट आंसर बी फॉर बॉय, बॉय, बॉय। सही सम्मेलन इस प्रकार। सूची 1, सूची 2। प्रावधान संविधान का अंतर्गत अनुच्छेद संख्या। विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14। कार्य करने का अधिकार 41 में है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां अनुच्छेद 42 में है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध अनुच्छेद 45 में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नोट
सभी बच्चों के लिए 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 में वर्णित था, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा को अनुच्छेद 21 क के रूप में मूल अधिकारी में शामिल किए जाने के साथ साथ अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध 1 अप्रैल 2010 से प्रतिस्थापित किया गया है। 29 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद संबंधित राज्य, तो राइट आंसर सी 371 का मेघालय। संबंधित नहीं, सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है, ये वाला सही नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर ग होगा, यानी कि सी होगा 371 ग। संविधान के भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के अनुच्छेद एवं संबद्ध राज्य इस प्रकार है: 371 महाराष्ट्र और गुजरात, 371 का नागालैंड, 371 का असम, 371 का मणिपुर, 371 का आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, 371 अंगा आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, 371 सिक्किम, 371 मिजोरम, 371 अरुणाचल प्रदेश, 371 गोवा और 371 कर्नाटक। चलिए इसी के साथ जो है समाप्त हुआ। कल जो हम पढ़ेंगे अनुसूचियों के बारे में, अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। अनुसूचियां यहाँ से नीचे दिया गया अनुसूचियां, तो अनुसूचियों से हम लोग पढ़ेंगे। अनुसूचियों से पढ़ेंगे, अनुच्छेद समाप्त हो गया। तो चलिए इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता परिवार का ख्याल रखिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और यहाँ पर आप पूरे जीवन फ्री में पढ़ेंगे, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं। और आने वाले समय में इससे भी बेहतरीन ढंग से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा। जितना कि कोर्स खरीद कर लोग पढ़ते हैं, कोर्स 10,000 15,000 20,000 का कोर्स खरीद कर पढ़ते हैं, उससे बेहतरीन यहाँ पर फ्री में पढ़ाया जाएगा। क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई धंधा करने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं एक आप लोगों को अपना दोस्त समझता हूँ। तो मैं आप सबको फ्री में पढ़ाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए, जब तक मेरी सांसें हैं। चलिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता परिवार समाज का ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए, अपने माता पिता परिवार समाज अपने देश से प्यार कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ये आपका अपना चैनल है, आप यहाँ पर फ्री में पढ़िएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे क्लास 5 के साथ। क्लास 5 जो है इसके बाद क्लास 5 होगा, और क्लास 4 है आज, क्लास 3 तक जो है करा चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पॉलिटी का, साथ ही साथ ज्योग्राफी का 6 क्लास हो चुका है, घटना चक्र का, और भारतीय इतिहास यानी कि भारतीय इतिहास जो है भी 6 क्लास कराया जा चुका है घटना चक्र का, वो भी प्ले लिस्ट में है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत नेक्स्ट क्लास में।